स्क्विड गेम एक ऐसी सीरीज जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। रिलीज के सिर्फ 28 दिनों में स्क्विड गेम नेटफ्लिक्स का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो बन गया था, जिसकी 10 साल पुरानी स्क्रिप्ट ने नेटफ्लिक्स को $900 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करके दिया। साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ऐसा कौन सा इंसिडेंट हाइड करके बैठा है जो स्क्विड गेम जैसा है, बल्कि इससे भी बदतर है, जहां विक्टिम्स को सेक्सुअली अब्यूज किया जाता और इन्हें बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया जाता। किसी भी साउथ कोरियन की स्क्विड गेम की स्क्रिप्ट न खरीदने की वजह क्या थी? ब्रदर हाउस की असल कहानी क्या है और इसका स्क्विड गेम से क्या ताल्लुक है? स्क्विड गेम वो गेम शो है जिसने इंटरटेनमेंट की दुनिया बदल के रख दी। ये वो ड्रामा है जिसका सीजन 1 हिस्ट्री का मोस्ट व्यूड फिक्शनल शो बना, जिसने सिंगल हैंडेडली नेटफ्लिक्स को रिवाइव किया। स्क्विड गेम सीरीज के डायरेक्टर वोंग डियोंग बचपन से ही एक राइटर बनना चाहता था, लेकिन इसका ख्याल था कि इस गोल को अचीव करने के लिए इसके पास टैलेंट की कमी है। वोंग अपनी मां के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। ये सुबह स्क्रीन प्लेस के स्क्रिप्ट लिखता था और रात को अपने ख्वाबों की दुनिया में बड़े बड़े ख्वाब देखता था। वोंग को अपनी शुरुआती जिंदगी में गरीबी का सामना करना पड़ा। इसने अपनी यूनिवर्सिटी फीस के लिए छोटी मोटी जॉब्स की। ईयर 2014 में इसकी मेहनत रंग लाई जब इसकी मूवी मिस ग्रीनी हिट हुई, लेकिन वोंग को पता था कि ये अभी शुरुआत है, क्योंकि इनके पास स्क्विड गेम की स्क्रिप्ट पड़ी थी जो इन्होंने साल 2009 में लिखी थी, जिसे कोई भी प्रोड्यूसर खरीदने पर राजी नहीं था। 10 साल की मेहनत के बाद इसने डिसाइड किया कि वो इस स्क्रिप्ट को एक डब्बे में बंद कर देगा, लेकिन किसको मालूम था कि एक दिन यह स्क्रिप्ट दुनिया को हिलाकर रख देगी। 2018 में नेटफ्लिक्स साउथ कोरिया में अपनी ब्रांच खोल लेता है, जहां वोंग की एक नेटफ्लिक्स एग्जीक्यूटिव किम मिन योंग से मुलाकात हुई, जिसके बाद स्क्विड गेम को नेटफ्लिक्स चलाने का फैसला करता है। किसी भी साउथ कोरियन के लिए स्क्विड गेम की स्क्रिप्ट न खरीदने की वजह यह थी कि इसमें बहुत ही डार्क सीन्स दिखाए गए थे जो इस टाइम साउथ कोरियन मीडिया पर बैन थे, लेकिन नेटफ्लिक्स इस स्क्रिप्ट को ले सकता था क्योंकि न इन्हें कोई एडवर्टाइजर का मसला था और न ही किसी गवर्नमेंट का। 17 सितंबर 2021 वो दिन जब स्क्विड गेम एक धमाके के साथ रिलीज हुआ। रिलीज के सिर्फ 28 दिनों में इस सीरीज ने नेटफ्लिक्स का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो बनकर हर रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये शो 190 कंट्रीज में ट्रेंड कर रहा था। 111 मिलियन लोगों ने इसे देखा और वोंग डियोंग की 10 साल पुरानी स्क्रिप्ट ने नेटफ्लिक्स को $900 मिलियन की कमाई करके दी। स्क्विड गेम सीरीज का बैकग्राउंड जानने के बाद अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं और ब्रदर हाउस की बात करते हैं। ईयर 1978 में डिसाइड हुआ कि 1988 का ओलंपिक्स गेम साउथ कोरिया में होस्ट होगा। इस बात की खुशी लोगों को तो बहुत थी, लेकिन साउथ कोरिया की गवर्नमेंट इस खबर को सुनकर डर गई, क्योंकि साउथ कोरिया की सड़कों पर जगह जगह गरीब, नशे के आदी और यतीम लोग होते थे, और ये सब अगर इंटरनेशनल मीडिया ने देख लिया तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करने पर साउथ कोरिया पर सेक्शन भी लग सकते थे। तो इस वक्त के साउथ कोरियन सदर ने ब्रदर होम बनाने का फैसला किया। प्रोग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे लोगों को नई जिंदगी दी जाती, इनको जॉब्स प्रोवाइड की जाती और इनको अच्छी एजुकेशन मिलती, लेकिन असल कहानी किसी इबरत से कम नहीं थी। ओलंपिक्स की वजह से इस ट्रैश को साउथ कोरिया से हटाया जा रहा था। पुलिस ने इन बच्चों और भिखारियों को सड़कों से व्हाइट वैन में किडनैप करना शुरू किया, बिल्कुल असली स्क्विड गेम की तरह। इन्हें एक कैंप में ले जाया जाता है। इस बिल्डिंग के अंदर काफी लंबे लंबे कमरे थे, जिसमें 80 से 100 बेड की रो बना रखी थी। इस कैंप में 5 साल तक के बच्चे और बड़ों से काम करवाया जाता था। किसी को बार्बर बना दिया जाता या फिर किसी को स्वीपर बना दिया जाता। लड़कों का सर शेव कराया जाता और इन सबको एक एक ब्लू ड्रेस दिया जाता जो इन्हें पूरे साल चलाना था। इनसे इनकी आइडेंटिटी ले ली गई और इनमें से हर एक को एक नंबर दे दिया गया, बिल्कुल स्क्विड गेम की तरह। इन लोगों को 9 के बराबर खाना दिया जाता था। ये खाना इतना कम था कि लोग वहाँ चूहों या कीड़ों को अपना पेट भरने के लिए खा लेते थे। इस कैंप में फीमेल सेक्शन भी था, जिसका हाल लड़कों के सेक्शन से भी ज्यादा बदतर था,
क्योंकि वहाँ डेली बेसिस पर औरतों को जिनसी हवस का निशाना बनाया जाता था। इन सब को अलग अलग पनिशमेंट दी जाती और इन्हें बहुत बुरी तरह मारा जाता। इन सब अज़ियतों की वजह से लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते, लेकिन ना ही वो कैंप से भाग पाते थे और ना ही कैंप में वापस आ सकते थे, क्योंकि भागने की पनिशमेंट थी मौत। यहाँ बचे रहने का सिर्फ एक ही तरीका था, या तो रूल्स मानो या फिर मरने के लिए तैयार रहो। इस सब के पीछे किसी और का नहीं बल्कि साउथ कोरियन गवर्नमेंट का हाथ था। गवर्नमेंट ने मिस्टर पार्क को यहाँ का मैनेजर बनाया। ये बंदा इन सब की मजदूरी के पैसे भी खुद रख लेता था और अगर कोई अपना काम नहीं करता तो इन्हें बहुत बेदर्दी से सेक्सुअली अब्यूज किया जाता। पुलिस को इस ऑपरेशन में शामिल किया गया, जो गलियों में चलने वाले लोगों को किडनैप करके इस कैंप में लाते। आखिर पार्क नामी इन्वेस्टिगेटर ने इस जगह को ढूंढकर मीडिया में एक्सपोज किया, जिसके बाद मिस्टर पार्क पर कई केसेस चालू किए गए और इस कैंप को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन गवर्नमेंट प्रोग्राम होने की वजह से इस कैंप की लोकेशन और नाम को चेंज करके इसको कंटिन्यू करा गया और अब भी चांसेस हैं कि ये कैंप अभी भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि जब भी कोई बड़ा इवेंट किसी कंट्री में होता है तो अचानक से काफी होमलेस लोग सड़कों से गायब हो जाते हैं।